सर, इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू कर दी है और महाराष्ट्र में 5 टप्पों में चुनाव होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी औरंगाबाद के बारे में अगर बात करूं तो 13 मई को ये इलेक्शन होने वाला है। यानी कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 महीने का वक्फा रहेगा। और ऐसे 2 महीने के अंदर जब बिल्कुल तपती हुई धूप रहेगी, गर्मी रहेगी शिद्दत की, ऐसे उसके अंदर कैंपेनिंग करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन खैर, अब 7 फेजेस के अंदर पूरे इंडिया भर में वो इलेक्शन करवा रहे हैं। हमारा फेज़ भी आया है। और हैदराबाद का और औरंगाबाद का सेम एक ही दिन में इलेक्शन कराया जा रहा है। ये महज इत्तेफाक हो सकता है या क्या है पता नहीं है। लेकिन हम दोनों ही जो कैंडिडेट्स है AIMIM के, वो एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन होने वाला है। इसके अंदर तैयारी तो करना है, लड़ना है। आप महाराष्ट्र अध्यक्ष है, कितने सीटें बताया जा रहा है कि 6 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है? देखिए, आज तो अभी ये डिक्लेयर हुआ है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उनका क्या स्टैंड है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी ये जाने वाली है करके, ये उन्होंने एक मर्तबा तय कर लें कि पार्टी अलायंस के अंदर किसको जाने वाली है, फिर पार्टी के अलावा फिर कैंडिडेट कौन रहने वाला है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अलायंस टिकने वाला है या टूटने वाला है इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर टिका तो ठीक, नहीं टिका तो उसके हिसाब से हमारी फिर कैलकुलेशन रहेगा हमारा। जी, अगर बात की जाए शहर की, ज़िले की, तो यहाँ पर किस तरह, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं, शिवसेना की बात की जाए उद्धव बाला ठाकरे, तो उसमें भी दोनों जो लीडर है वो एक दूसरे पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन के वक्त में ये सब चीज़ें आम होती ही है। उसमें एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये दावे करना, ये सब चीज़ें इलेक्शन का ही एक हिस्सा होता है उसके अंदर। तो कोई हैरानी की बात तो नहीं है उसमें, अगर कोई राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस तरीके की खींचमतानी चल रही है करके उसमें। तो लड़े आए मैदान के अंदर जितने भी लोग आना चाहे। बताया जा रहा है कि आप मुंबई से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल तो मतलब अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आया है और हम वही देख रहे थे कि कौन से फ़ेज़ के अंदर कहाँ कैसा रहेगा करके, क्योंकि हमारे भी को भी बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना है। हमारी किशनगंज बिहार के अंदर भी एक बहुत अहम सीट है अख्तरुल इमान साहब की। तो वो उनका भी फ़ेज़ कौन से उसमें आता है, कहीं क्लैश तो नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स देखे हैं। रात में अवैसी साहब से बात करेंगे और उसके ऊपर डिटेल में चर्चा जी, करेंगे। अगर बात की जाए अकोला अकोला सीट की, वहाँ पर प्रकाश अम्बेडकर भी खड़े हो रहे हैं और उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को खड़े कर कर हर बार उन्हें गिराती है, लेकिन इस बार कोई मुसलमान खड़े नहीं होंगे, या इस तरह का कुछ बयान दिया था उन्होंने। देखिए, उन्होंने क्या कहा था मुझे पता नहीं है। लेकिन हम अपने स्टैंड के ऊपर बड़ा क्लियर है, हमको कहाँ पे लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है करके उसमें। तो उनकी टिप्पणी के ऊपर मैं टिप्पणी अलायंस नहीं हो कर रहा। सकता है वंचित का और आपके का क्यों भी। नहीं हो सकता है? देखिए, राजनीति के अंदर आखिरी दिन तक कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी संभव है उसमें। और कोई इंग्लिश में कहावत है, नोबडी इज़ अ परमानेंट फ्रेंड एंड नोबडी इज़ अ परमानेंट एनिमी। राजनीति के अंदर कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता और कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं जी, रहता है। तो हमारी तो वंचित के साथ कोई दुश्मनी है नहीं है, हमारे लिए आदरणीय है वो उसमें। अगर बात की जाए औरंगाबाद लोकसभा सीट की, तो आपको ये चुनौती कौन दे सकता है या क्या है? हम्म, मुझे तो कोई अभी सामने नज़र नहीं आ रहा है जो चुनौती दे सकते हैं। जी, अभी मैदान अभी खुलने दीजिए, वो पत्ते बहुत सारे अभी आना बाकी है। देखिए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अमित शाह साहब आके इतना ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्लाते हुए चले गए, लोगों को बोले ज़ोर से तालियां बजाओ, ज़ोर से आवाज़ लगाओ कि इस बार तो कमल को भेजेंगे यहाँ से औरंगाबाद से दिल्ली तक। तो क्या वजह है कि वो इतना चीखने चिल्लाने के बावजूद भी अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनकी उनको ही मिलने वाली है भाजपा को, या उनका कैंडिडेट कौन रहने वाला है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतना डर क्यों है भाजपा के अंदर कि वो डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके इतने बड़े दिग्गज नेता ने यहाँ से चीखते चिल्लाते हुए चला गया है कि यहाँ से अब MIM को उखाड़ के फेंकना है और उनको यहाँ से दिल्ली में उनका नुमाइंदा भेजना है, कमल। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का कहना है कि आप मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि मुंबई में आपकी कुछ मीटिंग भी हुई है बीजेपी के साथ। ये उन्होंने 2019 के अंदर भी यही बोलते थे उसमें। लेकिन समझ में आ गया उनको। हाँ,
कि क्या है करके। देखिए वही घसा पिटा कैसेट अगर आप चलाएंगे ना उसके अंदर तो मार्केट में चलने वाला नहीं है। तो मेरी खैर साहब से विनती है कि कोई नया कैसेट निकालिए, उसमें कोई नया डायलॉग तैयार करिए। ये इलेक्शन के अंदर इतने होशियार आदमी है आप, इतने काबिल शख्सियत है, वही घसा पिटा कैसेट है तो 20-25-30 सालों से अगर वही चलाते रहेंगे तो कहाँ चलने वाला है उसके अंदर। हाँ, फ्लॉप हो जाएगी आपकी फिल्म अगर ऐसे ही आप बातें करते रहेंगे। तो उसमें कुछ नया निकालिए आइडिया। अगर इल्ज़ाम ही करना है तो कुछ अच्छा इल्ज़ाम लगाइए। सर 6 सीटों की बात है तो वो कहाँ कहाँ पर लड़ने वाले आप महाराष्ट्र? देखिए उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई। जी, और कुछ इसमें अभी तो 6 सीटें बताई जा रही है, कुछ और कम ज़्यादा भी हो सकता है। राजनीति के अंदर हमें बता रहे हैं ना कि आपको आखिरी दिन तक समीकरण कैसे बदलते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दूसरे पार्टियों के अंदर जो नाराज़गी रहती है, राजनीति इसी को कहते हैं कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को कब ग्रैब कर लेते हैं करके। जैसा मैंने 2019 के अंदर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था, ग्रैब करते ही खासदार बन गया। प्रकाश अम्बेडकर ने औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर दावा किया है। उन्होंने कहा ये हमारी जीती हुई सीट है, हम नहीं छोड़ेंगे। कोई गलत बात नहीं कही है, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। उनकी जीती हुई सीट है। ये जो इम्तियाज़ जलील खड़ा हुआ है ये प्रकाश अम्बेडकर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज मैं खासदार बना हुआ हूँ। और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM का संयुक्त कैंडिडेट था उसके अंदर, तो उनका भी बोलना बिल्कुल सही है। जी, अभी भी आपकी प्रोफाइल पे वंचित बहुजन आघाड़ी के बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो हर सभा के अंदर बोलता हूँ, ये समाज मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ था, वंचित घटक मेरे साथ में खड़े हुए थे, इस वजह से मैं जीत कर आया हुआ हूँ। शुक्रिया।